Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our class wherein we are going to do the daily news analysis. मेरा नाम है खुशबू and let's get started with today's class. हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हम कौन सा टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की जो टॉपिक्स है, आगे की जो चीज़ें हैं वो देखेंगे. तो सबसे पहले जो है कौन सा टॉपिक हम देखेंगे, फार्मर्स प्रोटेस्ट ब्रिंग्स वाटर टू चंबल कैनल्स आफ्टर 2 decades. 20 years के बाद जो है चंबल कैनल से जो वाटर है वो फार्मर्स की खेतों में जाएगा एंड इसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदे होंगे. पहले इनको बहुत नुकसान हो चुका है, लगभग अराउंड 80,000 करोड़ रुपीस का इनको लॉस हो चुका है. अब क्या क्या कैसे डेवलपमेंट्स हुई एंड फाइनली हाउ दे गॉट दिस, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू नो. नेक्स्ट इज सर्टेन कॉशंस अगेंस्ट रैंसमवेयर, दैट इज अकीरा. अकीरा एक रैंसमवेयर है, उसके अटैक के बारे में हम जानेंगे कि क्या है ये चीज़. नेक्स्ट इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश. कौन से फिश की बात कर रहे हैं? हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में है. सो क्या है एंड ऑल दैट वी विल गेट टू नो. नेक्स्ट इज टेलिंग टाइम विथ जियोलॉजी. बहुत ही अच्छा सा छोटा सा जो है आर्टिकल आया हुआ है जियोलॉजी के ऊपर, सो दैट वी विल बी सीइंग. नेक्स्ट इज विल जेनरिक सप्लाई ऑफ बेडाक्विलिन बी एक्सेसिबल. दिस इज रिलेटेड टू दी टीबी एंड जॉनसन एंड जॉनसन से जो है ये रिलेटेड है, इसकी पेटेंट से रिलेटेड है, तो वो हम जानेंगे. नेक्स्ट इज डिलेमास ऑफ इंडिया ग्रेट पावर एम्बिशंस. तो ये बहुत ही सुंदर सा आर्टिकल है कि इंडिया ग्रेट पावर बन रहा है, कैसे बना, क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या उसको करना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग अहेड कि हम ये भी करें वो भी करें. उससे पहले भाई घर में भी देख लो कि क्या क्या चीज़ें करनी है. तो दैट वी विल बी सीइंग इन दिस. नेक्स्ट इज ऑन ईडीज पावर टू अरेस्ट एंड सीक कस्टडी. इसको मैंने पहले सोचा था कि इसी न्यूज़ एनालिसिस में कवर करेंगे, बट वी विल बी डूइंग इट सेपरेटली. ठीक है, इसको सेपरेटली करने के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें बहुत ही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें. ऑलरेडी हमारा जो न्यूज़ एनालिसिस है वो लगभग 1 घंटा या फिर उसके ऊपर जाता है, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेटली रखा है, क्योंकि ये इसके ऊपर जो टॉपिक बनती है वो 15 to 20 मिनट्स जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट बनता है. तो दैट वी विल बी डूइंग लेटर ऑन. Next is for sexually abused children, the road to rehab is really very long. When it comes to the children, women and all, तो जो भी weaker section होते हैं वो UPSC के लिए important होते हैं. एंड यहाँ पर हम जो sexually abused children हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे कितना mental pressure सहते हैं एंड क्या क्या चीज़ें उनको देखनी पड़ती है एंड how they can be सेटल डाउन. रिहैब जो है वो किस तरीके से उनका किया जा सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल बी कवरिंग इन टुडेज क्लास. इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी आज जो है ये सारी बैचेस जीएस, इन सभी बैचेस की जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं. सो प्लीज़ ज्वाइन इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन, दिस इज़ द राइट टाइम. इसके जो जो लाइव जो देखना होता है उसका मज़ा कुछ और ही होता है. तो प्लीज़ ज्वाइन दीज. अगर आप जो प्लान कर रहे हैं BA MA डिप्लोमा प्लस UPSC और सेपरेटली ओनली UPSC ऑल्सो इफ़ यू वांट टू डू, तो आप जो है इसमें इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं. डिटेल कहाँ से मिलेगी भाई, तथास्तु ICS.com, यहाँ पर विजिट करिए, या फिर यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर or you can visit on the this particular address also. तो कहीं पे भी जो है आप देख करके जो भी आपको सूटेबल लगता है you can join from there. Apart from that NCERT batch is also going on and CSET paper 2 इसकी जो है एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए. वैसे 2 क्लास हुई है, एक ओरिएंटेशन है और एक प्रॉपर क्लास हो चुकी है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की. आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. तो यू कैन ज्वाइन दिस एज वेल. Okay, चलिए, so let's get started with the very first topic, that is the sexually abused children, the road to rehab is long. यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची के बारे में बता रहे हैं जो कि बहुत पेनफुल है. उसका नेम यहाँ पे चेंज किया गया है एंड दे आर कॉलिंग हर एज दिशा. इनका ये जो है सिर्फ 14 ईयर्स की हैं, ये सिर्फ 14 ईयर्स की. इनको किसी ने जो है बच्चे होते हैं 14-15 साल के बच्चे ही हैं, सारे बच्चे ही हैं, है ना. तो ये जो बच्चे, ये जो थी, ये इनको किसी ने
जो है प्यार से बोल करके एंड ऑल, कहते नहीं है बरगला देना, तो उस टाइप से जो है शी वॉज ल्योर्ड। एंड इनको जो एक जो भी नोन पर्सन था, ही सेक्सुअली अब्यूज्ड हर एंड उसके वीडियोस बनाए, उसको जो है नशीली चीज़ें खिला करके उसको वीडियोस बनाए एंड ऑल, उसको बार बार जो है ही केप्ट ऑन डूइंग रॉन्ग थिंग टू हर। एंड देयर वाज अ टाइम जब इसको व्हेन शी सॉ हर टमी, जब उन्होंने अपना स्टमक देखा कि ये फूल रहा है, तो शी थॉट कि इनको कोई दिक्कत है, कोई हेल्थ इशू है। 14 ईयर गर्ल, राइट, इनको कोई हेल्थ इशू है, कोई दिक्कत है जिसकी वजह से इनका जो पेट है वो स्वेल कर रहा है, बट शी डिडंट न्यू कि ये शी इज प्रेग्नेंट, राइट। तो 14 इयर्स की गर्ल, उसको एक बेबी है जो खुद एक बच्ची है, उसके साथ कितना जो है फिजिकल अब्यूज़ हुआ है, कितना घिनौना चीज़, और उसके अलावा जो है मेंटली वो कितना ज़्यादा टॉर्चर हुई है, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और इन्हीं के जैसे और भी बच्चों की कहानी जो है यहाँ पर है कि उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सो दिस आर्टिकल एक्चुअली टॉक्स अबाउट दिस थिंग ओनली, कि कैसा कैसा जो है लोग काम करते हैं एंड उसके बाद जो है ये बेचारे बच्चे कितना ज़्यादा टॉर्चर सहते हैं। सो इवन द पीपल आर नॉट लिविंग, इवन बच्चों को जो है उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। दे आर सो दीज परपिट्रेटर्स, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वर्ड वी आर सपोज टू यूज रिगार्डिंग रिलेटेड टू दीज पीपल, नथिंग। सो यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कि जो बच्चे इस तरीके से असॉल्ट होते हैं उनको किसी तरीके का इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। दीज आर रियली वेरी वल्नरेबल। आप चाहे छोटे बच्चे की बात करें या फिर किसी को भी, जो भी रेप विक्टिम है, किसी से भी, किसी का भी आप बोले, छोटे हों चाहे बड़े हों, ये बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। इनको किसी तरीके का इमोशनल सपोर्ट जल्दी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होता है। इवन काफ़ी सारे केसेस में जो है वो फैमिली की तरफ से भी कोई इमोशनल सपोर्ट जो है वो यहाँ पर नहीं मिलती है। तो जो माइनर सर्वाइवर्स होते हैं दिस सेक्सुअल अब्यूज के, दीज आर रेयरली गिवन एनी काइंड ऑफ इमोशनल, फिनेंशियल और लीगल सपोर्ट। इनको किसी तरीके का फिनेंशियल, इमोशनल एंड लीगल सपोर्ट भी नहीं मिलता है। किस चीज़ के लिए? रिहैबिलिटेशन के पर्पस से, रिहैबिलिटेशन के पर्पस की वजह से। एंड ये अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई, क्या आपको लगता है कि इसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो शी वुड बी इंटरेस्टेड टू गो अगेन टू द स्कूल? नहीं जा सकेंगी। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं इन सारी चीज़ों की वजह से स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं, वो पढ़ते भी नहीं हैं। तो वो पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? व्हाट दे विल बी डूइंग इन देयर लाइफ, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे जो है ये चीज़ बहुत ही बड़ा इशू है कि रिहैबिलिटेशन करना। तो यहाँ पर ये कहा गया है, दिल्ली कमीशन फॉर विमेन जो चेयरपर्सन है स्वाति महिलवाल, इन्होंने कहा कि रिहैबिलिटेशन जो कॉम्पनसेशन होता है वो हमें बच्चों को देना ज़रूरी है। एंड ये कॉम्पनसेशन जो है वो टाइम टू टाइम हम इनको दे सकते हैं सो दैट ये अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सके। जैसे कि अभी जो कॉम्पनसेशन है वो बेसिकली 2 स्टेज पे प्रोवाइड किया जाता है। एक तो इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट एंड द सेकेंड टाइम व्हेन द ट्रायल इज ओवर। एक मिलता है जब आप इमीडिएटली इस टाइप का इंसिडेंट जो है वो सामने आता है तब कॉम्पनसेशन मिलता है सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। सेकेंड वन इज दैट जब ट्रायल होता है, वो जब जो भी ट्रायल है वो ओवर हो जाता है तब सेकेंड कॉम्पनसेशन मिलता है। जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि फैमिली कितने नीड में है, फैमिली की नीड के हिसाब से। सो फैमिलीज नीड्स, उनकी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होती है उसके बेसिस पे मिलता है। इसके अलावा जो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस की कितना घिनौना काम हुआ है उसके बेसिस पे, ये तो बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि वो उसको भी नापने के पैमाने हैं कि कितना हीनियस क्राइम है, उसके बेसिस पे जो है दे डिसाइड द अमाउंट। खैर
बट जनरली द होल अमाउंट इज 1 लाख रुपीज. सो रफली अराउंड 1 लाख रुपीज जो है उतना ही तक का कॉम्पनसेशन दिया जाता है. तो अभी इस टाइप की चीज़ें जो है वो हो रही हैं. एंड ये भी काफ़ी टाइम ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि कॉम्पनसेशन मिलता ही नहीं है, उनको कॉम्पनसेशन मिला ही नहीं है. बहुत सारे ऐसे सर्वाइवल्स हैं जिनका ऐसा केस जो है वो सामने आया है. इसके अलावा ये आता है कि जो बच्चे होते हैं, दीज आर मेंटली एंड फिजिकली बोथ लेवल पे दे आर अब्यूज्ड. सो इनको वो टाइप की हिम्मत देना कि ये जा कर के लोगों के सामने जहाँ पर इनको बोलने को बोला जाए, कोर्ट में एक दो लोग नहीं होते, मजिस्ट्रेट के सामने भी अपने ऊपर बीती हुई चीज़ किसी को बताना उतना ओपननेस हो करके, दैट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट. सो यहाँ पर काफ़ी टाइम ऐसे होते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने जब उनको अपनी बयान देनी होती है तो मैनी अ टाइम्स दीज चिल्ड्रन दे डोंट डू, दे बैक आउट, दे डोंट डू दीज थिंग्स, राइट. इवन बिफोर अ विक्टिम गिव्स अ स्टेटमेंट बिफोर अ मजिस्ट्रेट देयर आर सेवरल काउंसलिंग सेशंस. तो बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो दिए जाते हैं बच्चों को मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देने से पहले. एंड ये डिपेंड करता है फ्रॉम 3 to 4 डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द विक्टिम. अब विक्टिम की क्या एज है उसके हिसाब से जो है इनको काउंसलिंग सेशन देनी पड़ती है. उनको समझाना होता है कि बोलना है, कैसे बोलना है, क्या कैसे, इन द सेंस कि बस काउंसलिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई बहुत ही इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है तो उसको ओपन करना कि भाई तुम बताओ कि क्या हुआ है. एंड दैट पर्सन इज ऑलरेडी ऑन द बैक फुट, whatever has happened to that person. So because of that counseling sessions दी जाती है इन बच्चों को ताकि वो अपनी बात जो है, अपनी व्यथा जो है वो सामने रख सके. And there are chances 80 to 90% chances of victims turning hostile even after providing these many things. then also ये जो कंडीशन है ये हो जाता है. काफ़ी टाइम ऐसे भी केसेस सामने आ जाते हैं जो फैमिलीज हैं वो खुद भी बैकआउट कर जाती हैं. पहले तो वो केस करते हैं एंड काफ़ी टाइम जो फैमिलीज हैं वो भी बैकआउट कर जाती है. दे डोंट वांट एनी केस टू बी फाइल्ड. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो पुलिस का जो प्रेजेंस उनके घर के आसपास रहता है, उनके घर आते हैं, बयान लेते हैं, बार बार आते हैं, बहुत कुछ होता है. तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो जो है उनको एकदम ऑकवर्डनेस लगती है कि ऑलरेडी नॉट ओनली दैट पर्सन, नॉट ओनली दैट चाइल्ड, बट जो उनकी पूरी फैमिली है वो ये सारी ट्रॉमा से गुजर रही होती है. तो ये एक अलग ही प्रेशर, बिकॉज पुलिस किसी के घर पे जाना, सब लोग जो है क्या समझते हैं कि कुछ ना कुछ बहुत भयानक हुआ है, कुछ ना कुछ बहुत गलत हुआ है, राइट. तो वो चीज़ जो एक स्टिग्मा रहता है उन सारी चीज़ों को लेकर के, तो लोग जो हैं दे डोंट वांट दैट, पुलिस नहीं चाहिए. तो काफ़ी टाइम जो फैमिली इसी चीज़ को लेकर के बैकआउट कर जाती है. दिस डबल सिग्मा ऑफ रेप एंड पुलिस विजिट्स, एक तो रेप हुआ उसके बाद बार बार पुलिस का जाना, इसकी वजह से ऑफ्टन pushes survivors and their families into denying incident कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं चाहिए आपको, हमको कोई FIR नहीं करानी, आप चले जाओ. ये इजी एक तरीका लगता है, बट यही चीज़ है कि अगर ऐसा बार बार होता रहा तो जो कल्प्रिट्स हैं उनको कभी भी किसी तरीके की पनिशमेंट नहीं मिलेगी. सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट सपोज टू हैपन, नहीं होना चाहिए. फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें तो तीसरा एस्पेक्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमने कॉम्पनसेशन की बात कर ली, हमने जो है काउंसलिंग सेशन की बात कर ली, हमने उनके इमोशनल जो उन डिलेमा होते हैं, इमोशनली जो इतना परेशान होते हैं उस चीज़ के बारे में बात कर ली, फैमिली सपोर्ट के बारे में बात कर ली, उनका फ्यूचर क्या, right. So here it is talking about the future and here the future lies in the education. अगर ये लोग स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाएंगे तो इनका फ्यूचर कहाँ होगा, how they will survive, what they will do इन देयर लाइफ. सो इसलिए इनके फ्यूचर के लिए हमको जहाँ पे भी जो भी शेल्टर होम्स है फॉर दीज चिल्ड्रंस, वी नीड टू प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन ओवर देयर. सो वाइल शेल्टर होम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, मोस्ट माइनर्स स्ट्रगल बिकॉज ऑफ देयर ट्रॉमा. जो शेल्टर होम्स हैं वहाँ पे एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड ज़रूर कराई जा रही हैं, बट इनका जो ट्रॉमा है वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल करके आ पाते हैं. एंड इसी वजह से जो है हमको बच्चों को सेक्स एजुकेशन एंड इसके अलावा हमको बच्चों को सेक्स एजुकेशन
स्कूल एंड एज वेल एज घर दोनों पे ही देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने दिशा का केस बताया, उसमें क्या है, उनको लग रहा था कि उनको उनका जो पेट है ना उसमें कोई दिक्कत है, वो शी इज़ सिक, इस वजह से जो टमी है, जो स्टमक है वो स्वेल कर रहा है। तो शी वॉज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ एज, शी वॉज नेवर गिवन दिस सेक्स एजुकेशन, दिस इज़ द रीज़न वाई शी वॉज थिंकिंग लाइक दिस, राइट। अगर उनको पता होता कि ये टाइप की चीज़ें होती हैं और पेरेंट्स ने अगर बताया रहता कि क्या गुड टच है, क्या सेफ टच है, कोई जो क्या सेफ टच नहीं है, ये जो आजकल स्कूल में सिखाया जाता है व्हाट इज़ द गुड टच एंड बैड टच, वो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवन जिनके घर में बच्चे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाइए दैट व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच। अगर वो नहीं जानेंगे तो दे विल फील कि सभी चीज़ें अच्छी हैं, बिकॉज इन द फैमिली एवरीवन इज गुड टू द चिल्ड्रन, गुड टू चिल्ड्रन ना, हर कोई अच्छे से बिहेव करता है बच्चों से, तो बच्चे विल ऑल्सो भी लाइक कि भाई ये भी मुझसे प्यार से ही जो है टच कर रहे हैं ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो वो उनको लगेगा कि प्यार से कर रहे हैं, दे वोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो उनको ये चीज़ें सिखाएं ज़रूर कि व्हाट इज़ द गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच, नॉट ओनली इन द स्कूल, इट इज ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल का ही काम नहीं होती हैं भाई, घर में पेरेंट्स का भी बहुत सारा काम होता है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, सो दीज नीड्स टू बी टॉट ओवर हियर। नाउ जब हम ये जो सेक्सुअली अब्यूज़ करने की बात करते हैं बच्चों का, तो यहाँ पे हमने रिहैबिलिटेशन का देखा कि इनको रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है एंड बहुत सारी चीज़ें इनको देने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन किया गया है पॉक्सो को लेकर के। तो पॉक्सो क्या है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। पॉक्सो एक्ट जो है ये बच्चों के लिए बेसिकली लेकर के आया गया है। तो जो भी बच्चों की डेफिनेशन में आते हैं, तो चिल्ड्रन एज्ड लेस देन 18, तो 18 ईयर्स से जो छोटे के बच्चे हैं, जो छोटे इंडिविजुअल्स हैं, दोज आर कॉल्ड एज दी चिल्ड्रन, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट कोई भी जो ऑफेंस होता है, कैसा, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो होती है, ये में से कोई भी चीज़ में अगर कोई इंसान इन्वॉल्व होता है तो उसको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर केस चल सकती है क्या, चलेगी, केस फाइल होने की ज़रूरत है। ये फुल फॉर्म क्या है इसका, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक है। तो पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, दैट इज द पॉक्सो एक्ट। इस एक्ट को 2012 में जो है पास किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये चीज़ जो है वो करी गई थी। एंड ये पॉक्सो एक्ट लाने के पीछे जो बहुत बड़ी वजह, ऑब्वियसली बात है, इन सारी चीज़ों से जो है वो बच्चों को बचाना है। इसके अलावा जो भी पनिशमेंट है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करने की ज़रूरत थी। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने पॉक्सो एक्ट रूल्स 2020 लेकर के आए थे, जिसमें और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया कि बच्चों को लेकर के कोई भी सेक्सुअली अब्यूज़ ना हो किसी भी सीन में, चाहे वो पोर्नोग्राफी की बात हो या फिर सेक्सुअल या फिर हैरेसमेंट की बात हो या फिर सेक्सुअल असॉल्ट की बात हो। तो इसमें से कोई भी करने से पहले 1000 बार क्या कभी सोचने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो, इसी वजह से। अब पॉक्सो एक्ट जो है 2012, दिस वॉज ब्रॉट इन ऑर्डर टू मेक द एनवायरमेंट सेफ फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो है वो एनवायरमेंट सेफ रहे, इस वजह से पॉक्सो एक्ट को लेकर के आए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर लाने का मतलब क्या होता है, लोग लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट कभी भी इसलिए लेकर के आती है ताकि जो चीज़ें हैं वो बेटर रहें फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, कि आप भी सुख से सुकून से ज़िंदगी जिए एंड हम भी, बच्चे भी, बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, हर कोई जो है वो ज़िंदगी आसानी से और आराम से जिए। तो इसी वजह से तो यहाँ पे ये बच्चों के लिए जो है ये लेकर के आए थे, so that no one would ever dare to do this thing। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ से खराब प्रवृत्ति के हैं तो उनका क्या ही करेंगे। खैर, इंडिया विद एन एस्टिमेटेड, इंडिया में पॉपुलेशन
जो बच्चों की है वो लगभग 472 मिलियन, लगभग आप लगा लीजिए 500 मिलियन बच्चे हैं जो कि 18 बच्चे हैं। बच्चे का डेफिनेशन इसमें क्या दिया, 18 ईयर्स से नीचे वाले। एंड ये 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पर बोल रहा है, फेसेस द सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफगार्डिंग दिस वल्नरेबल डेमोग्राफिक। इन बच्चों, अब इतने सारे बच्चे हैं तो उनको सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट देने की जिम्मेदारी भी जो है वो हमारी बनती है। तो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, ये चीज, ये जो है कन्वेंशन, इसके हम सिग्नेटरी हैं, हमने इसको, हमारा कमिटमेंट है कि वी विल बी प्रोवाइडिंग सेफ एनवायरनमेंट टू द चिल्ड्रन, वी विल बी प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। इसका जो आर्टिकल 21 है उसके तहत हमने जो है वो पॉक्सो एक्ट लेकर के आए थे। ओके, प्लीज डू रिलेट यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, आर्टिकल 21, इसके तहत जो है हम लोग मतलब हमने सिग्नेटरी, वी आर द पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ विच वी वर सपोज टू कम अप विद सम एक्ट जो कि बच्चों को सेफगार्ड करने के लिए हो, तो इसलिए हम पॉक्सो एक्ट जो है वो लेकर के आए। Right. The Goa Children's Act of 2003 was the sole legislation that touched upon the child abuse. Other offences committed against children were dealt with the, पहले क्या था कि किस टाइप के जो गोवा चिल्ड्रंस एक्ट था वो चाइल्ड अब्यूज से डील कर रहा था। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड के एक्ट जैसे कि 377, 375 एंड 354, 377 unnatural offences, 375 for rape, 354 for outraging and the modesty, for outraging the modesty of a woman। ये सारी चीज़ों के अंतर्गत जो है चीज़ें डील करी जाती थी, किसी भी तरीके का जो भी ऑफेंस होता था, सेक्सुअल ऑफेंस, उसको डील करे जाते थे। बट लेटर ऑन जो है पॉक्सो एक्ट जो है वो लेकर के आए स्पेसिफिकली फॉर द चिल्ड्रन, वेयर वी कैन टेक more stringent action against these kind of perpetrators. Right, now the next topic is the farmers protest brings water to Chambal canals after 2 decades। 2 decade के बाद जो है चंबल घाटी, आप सभी को पता ही होगा किस लिए फेमस है ना, तो चंबल कैनल्स में जो है वो पानी आया। पहले अभी यहाँ पे जो आप यहाँ पे किसान देख सकते हैं, तो किसान लोग जो हैं ये स्ट्राइक, एक तरीके से आप धरने बोल सकते हैं, धरने पे बैठे हुए थे। पड़ाव नाम इन्होंने इस चीज़ को दिया था। एंड ये मांग कर रहे थे कि भाई ये जो 2 डेकेड से हमारे यहाँ पर इरिगेशन कैनल्स जो हैं जिसको आप बंद करके रखे हुए हैं उसमें पानी छोड़ा जाए, पानी आए, सो दैट वी कैन डू दी इरिगेशन, हमारी जो खेती है वो सही ढंग से हो सके। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट बोल रहे हैं जो कि बहुत ही वैलिड पॉइंट, वाजिब पॉइंट यहाँ पर बनता है, वो ये है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। Measuring 2.29 lakh hectares was earlier valued at 10,000 crore rupees annually when water was supplied through the canals during the 2 Rabi and Kharif crops। रबी एंड खरीफ क्रॉप्स जो है वो मैं पहले समझा चुकी हूँ कि क्या होते हैं। रबी इज इन द, रजाई मीन्स विंटर, खरीफ इज दी, खड़ा मीन्स दी रेनी सीजन, प्लांट अच्छे से हरे भरे खड़े रहते हैं, है ना। तो खरीफ एंड रबी क्रॉप जो है वो नहीं ग्रो कर पा रहे थे एंड ये कर पा रहे हैं। और अभी जब ये वाटर आ रहा था तो उस टाइम 10,000 करोड़ रुपीस की जो एनुअल एस्टिमेशन के हिसाब से जो है ये ग्रो कर रहे थे, जब वाटर जो है वो अच्छे से सप्लाई हो रही थी उस टाइम। ठीक है, फार्म प्रोडक्शन ये जो 2001 के बाद जो है यहाँ पर पानी देना बंद कर दिया इन कैनल्स पे, तो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप देखने के लिए मिला है सप्लाई, वाटर सप्लाई की वजह से। ऑब्वियसली बात है कि जब वाटर सप्लाई नहीं करा जाएगा तो हाउ दे वुड बी एबल टू ग्रो पैडी, राइस कैसे ग्रो करेंगे, पैडी कैसे ग्रो करेंगे, उसके लिए तो खड़ा पानी चाहिए ना, अच्छा खासा वाटर चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट शुगर केन कैसे ग्रो करेंगे, ईख की खेती जो है वो कैसे होगी, दैट वोंट बी पॉसिबल विदाउट वाटर। तो इसलिए पानी की मांग यहाँ पर ये लोग काफ़ी टाइम से जो है वो कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे बेचारे लोग थे जिन्होंने अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह पे चले गए, दूसरे सिटीज़, दूसरे प्लेसेस में गए टू इन सर्च ऑफ दी लाइवलीहुड, क्योंकि खेती तो हो नहीं रही थी। देन व्हाट दे आर सपोज टू डू, तो इन्होंने जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़ करके चले गए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पिछले 20 साल में
जो टोटल लॉस को अगर हम देखें तो 80,000 करोड़ रुपए की एस्टिमेशन के हिसाब से, मतलब एस्टिमेट इन्होंने किया है कि 80,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपीस का जो है यहाँ पर फार्मर्स को लॉस हुआ है। तो इस वजह से ये जो भी डिसीजन लिया गया था, दे आर सेइंग दैट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, बहुत ही गलत डिसीजन लिया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि वाटर जो है, वाटर वॉज, अभी वाटर हालांकि रिलीज कर दिया गया है, एंड वाटर कहाँ से रिलीज कर रहे हैं, गांधी सागर डैम और कोटा बैरेज, कोटा बैरेज एंड गांधी सागर डैम जो है, यहाँ से ये जो कैनल्स हैं इसमें वाटर दिया जा रहा है, सो दैट इरिगेशन जो है चंबल, यहाँ पे जो इरिगेशन है वो इन एरियाज में, इसके आसपास के एरियाज में हो सके। इरिगेशन वाटर फ्रॉम चंबल रिवर विल फैसिलिटेट, अब ये जो चंबल नदी है उससे पानी यहाँ पर ये छोड़े जा रहे हैं, ठीक है, वहां से जो वाटर है वो जाएगा तो खरीफ की जो खेती है वो हो पाएगी, खरीफ क्रॉप्स की खेती हो पाएगी। एंड खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या है, राइस, सोयाबीन, शुगर केन, कोटा में और बूंदी डिस्ट्रिक्ट जो है ये दोनों ही जगहों पर ये हो सकेगा। ओके अगर यहाँ अभी पानी हालांकि दे दिया गया है, बट नाउ ऑल दीज थिंग्स, नाउ तो किसान आर वेरी हैप्पी, जो फार्मर्स है वो बहुत खुश है कि फाइनली जो है वो वाटर आया। यहाँ पे जो कंसर्न पहले रेज किया जा रहा था, जो फार्मर्स के लीडर्स थे उन्होंने कहा कि रिवर्स लाइक बांगा, दिस बनगंगा, गंभीर एंड रूपारेल, ये जो ईस्टर्न राजस्थान, आपने कोटा नाम सुना तो वैसे ही समझ में आ गया होगा कि कौन से स्टेट में है, ठीक है, तो राजस्थान वर ग्रेजुअली ड्राइंग अप। अब ये जो 3 रिवर्स के नाम दिए तो बहुत छोटे छोटे रिवर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये तीनों रिवर्स जो हैं ये सूख रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, दे आर ड्राइंग अप, वाइल चंबल रिवर वॉज फ्लोइंग इनटू द सी, कि ये जो छोटी छोटी नदियां हैं ये नदियों का पानी सूख रहा है, और चंबल नदी की जो पानी है वो तो समुद्र में चली जा रही है, जिसका कोई काम नहीं हो रहा है, कोई यूसेज नहीं हो पा रहा है। तो रैदर दैन सेंडिंग इट टू द ओशन, उसको सी में आप भेज दे रहे हो, ओशन में भेज दे रहे हो, उससे अच्छा है भाई कि आप जो है हमको दे दो, सो दैट वी कैन डू खेती ओवर हियर। कोटा बैरेज इज सिचुएटेड अपस्ट्रीम ऑफ कोटा सिटी, कोटा सिटी में कोटा बैरेज, कोटा नाम से पता चल रहा है वहीं पे ही है। वाटर रिलीज्ड पावर जनरेशन एट दी गांधी सागर डैम, released after power generation at Gandhi Sagar Dam, Rana Pratap Sagar Dam and Jawahar Sagar Dam was earlier diverted by the Kota barrage for irrigation in Rajasthan and Madhya Pradesh through canals on the left of the right side of the Chambal River। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो चंबल रिवर है, ठीक है, यहाँ से जो कोटा बैरेज के थ्रू, इसका जो चंबल रिवर की नदी है, चंबल नदी जो है, यहाँ से जो वाटर्स है वो डाइवर्ट करके राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में जो है इरिगेशन के पर्पज से पानी को दिया जा रहा था, ठीक है, तो ये काम हो रहा था। एंड यहाँ पे जो डैम्स के नेम स्पेसिफिकली मेंशन करे गए हैं, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम एंड जवाहर सागर डैम, ये तीनों सागर डैम जो है इनका यहाँ पर नाम दिया गया। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये सारे, मतलब ऑल इन ऑल आपको ये जानना है कि चंबल नदी इन्वॉल्व है इसमें, इसके जो कैनल्स हैं, चंबल जो कैनल्स हैं, पहले 20 साल पहले जो है पानी यहाँ पे आया करता था इनकी खेतों, उसके आसपास के एरिया में, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली कौन सा बोल रहा है, कोटा एंड बूंदी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, वहां से पानी डाइवर्ट करके दूसरी जगह पे भेजे जाने लगे, लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं वो परेशान हो रहे थे क्योंकि उनके पास पानी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 80,000 करोड़ रुपए का जो है इनको यहाँ पर लॉस हुआ था पिछले 20 साल में। एंड 10,000 करोड़ रुपए का जो है एस्टिमेट लगाए थे कि उससे पहले इतनी की खेती हो रही थी एंड अच्छा खासा फल फूल रहे थे हम लोग, बहुत सारे लोग जो है वो स्प्रेड कर गए, अलग अलग जगहों पे जाने पे मजबूर हो गए बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। तो यहाँ पर क्या चीज आ रही है, वाटर डाइवर्जन, जो वाटर है वो डाइवर्ट करके कहीं और भेजा जा रहा है, लेकिन उसके आसपास के एरिया का भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि व्हेनेवर यू आर डाइवर्टिंग वाटर रिवर में से जो भी आप वाटर डाइवर्ट कर रहे हो, तो ये भी ध्यान रखो कि नदियों के बगल में जो नदी जो है, रिवर है, उसके बगल, उसके आसपास के जो एरिया है उनको वाटर की कमी ना हो।
ओके तो एक बैलेंस्ड वे में अगर अप्रोच रहता तो इनको इतना नुकसान नहीं होता। तो वेन एवर एनी न्यू प्रोजेक्ट इज टेकन ऑन टू, मतलब जब भी आप जो है नया प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हो, काम कर रहे हो, तो सरकार को ये चीज़ ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे रह रहे लोगों को किसी तरीके का कोई नुकसान जो है वो नहीं हो। सो दिस इज़ दी गांधी सागर डैम एंड ये है कोटा बैरेज। ओके 13 cautions अगेंस्ट ransomware अकीरा अटैक। तो यहाँ पे 13 जो है वो हमारी 13 जो है वो हमारी हमारा साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, हमारी बोले तो इंडिया की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है। इन्होंने कहा कि भैया एक रैंसमवेयर है, वायरस है जिसका नाम अकीरा है, वो सिस्टम्स को अफेक्ट कर रही है। इसमें क्या कर रही है, जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं नॉट इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको वो स्टील करते हैं, उसको चोरी करते हैं। उसके बाद दे एनक्रिप्टेड डेटा लीडिंग टू एक्सटॉर्शन ऑफ मनी फ्रॉम दी पीपल। आप जो है आपका डेटा ले लिए, फिर उसके बाद उनको एनक्रिप्ट कर देते हैं, यू वॉन्ट बी एबल टू रिवाइव, उसको जो है आप नहीं एक्सेस कर पाओगे। नाउ इन ऑर्डर टू एक्सेस आपसे यहाँ पे एक्सटॉर्शन यानी कि पैसे मांगे जाएंगे कि आप पैसे दो तो फिर आपका इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड यहाँ पर करा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मालवेयर जो है वो कौन से कंप्यूटर्स को टारगेट कर रहा है, जहाँ जिनके ऊपर विंडोज़ है और जो लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स हैं उनको यहाँ पर जो है ये इम्पैक्ट कर रही है दिस अकीरा रैंसमवेयर। नेक्स्ट इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, कश्मीर वांट्स यूरोप टू टेस्ट इट्स ट्राउट। तो ये फिश है, इन फिश की, ये जो ट्राउट फिश है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दो फिशेस जो हैं इनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो फिशेस कौन सी हैं, तो रेनबो फिश है एंड ब्राउन फिश है। ठीक है, रेनबो फिश एंड ब्राउन फिश, सुंदर सी ब्यूटीफुल सी फिश है ना, ये रियली बहुत ब्यूटीफुल फिश है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्कॉटमैन थे, तो उनका नाम क्या था, जेएस मैकडोनल्ड। उन्होंने 1800 ये जो ट्राउट्स के एग हैं वो लेकर के कश्मीर आए थे 1900s में, 1900 में। और उसके बाद से जो है यहाँ पर ट्राउट्स को ग्रो करने का चलन जो है वो तभी से स्टार्ट हो गया। ट्राउट्स जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर फिश है वैलीज़ की, अगर ये कश्मीर वैली की बात करें तो वहाँ पर जो है ट्राउट बहुत ही पॉपुलर फिश हो चुकी है, उनके खाने का एक पार्ट बन चुकी है फ्रॉम दैट टाइम ओनली। एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ फार्मर्स आर आइंग अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपोर्ट ट्राउट टू मीट द यूरोपियन डिमांड। एंड यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ ये जो ट्राउट फिश है वो सिर्फ कश्मीर में ही फेमस नहीं है, ये दूसरे ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम जो यूरोप की जो डिमांड है ट्राउट्स को लेकर के उसको भी हम भरपाई कर सके, उसको भी जो है हम सेटिस्फाई कर सके, तो उस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अबीद हुसैन शाह जो हैं वो कश्मीर के पहले ट्राउट एक्सपोर्टर बनने की चाहत रख रहे हैं एंड ही इज़ प्लानिंग टू डू दिस थिंग। ट्राउट फिश को जो है वो बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं, एंड स्पेशली कहाँ पे, यूरोपियन मार्केट्स में। इंडिया जो है वो फिलहाल कश्मीरी फार्मर्स जो हैं इनकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ द कश्मीरी फार्मर्स, ये डेनमार्क को जो है वो सरपास कर सकते हैं। एंड डेनमार्क ये ट्राउट्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड बात हो रही है, विच प्रोड्यूसेस मोर देन 55,000 टन्स ऑफ ट्राउट अ ईयर। 55,000 ट्राउट, ये टन्स ऑफ ट्राउट्स जो हैं वो एक साल में ग्रो करते हैं ये डेनमार्क। तो इंडिया प्लान कर रही है कि हम जो डेनमार्क को है ना सरपास कर देंगे, हम इतनी फिशेस जो हैं वो ग्रो करेंगे यहाँ पर। अभी ये जो है ट्राउट इतना ज़्यादा, एक तो इसका टेस्ट होगा, डेफिनेटली लोग पसंद करते होंगे, इस वजह से ट्राउट फेमस है। एंड इसको सेल करने की बात क्यों हो रही है, डेफिनेटली कोई अच्छी खासी प्रॉफिट होती होगी, तो प्रॉफिट देख लेते हैं कैसा है। यहाँ पे अगर लोकल मार्केट की अगर हम बात करें तो 1 किलोग्राम जो ट्राउट्स होते हैं वो 500 से लेकर के 600 रुपये
लोकल मार्केट में 500 से 600 बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज अमाउंट है। तो जो नॉर्मली मिलते हैं वो ऑलमोस्ट उसका डबल रेट यहाँ पर है। तो 500 से 600 ये कश्मीर की मार्केट की बात कर रहे हैं। बाहर अगर आप जाए, मतलब इंडिया में ही कश्मीर से बाहर के रीजन में अगर ट्राउट्स बेचना हो तो वो और कॉस्टली हो जाएंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक जगह पर ही ग्रो कर सकते हैं। इट कैन नॉट ग्रो एनीवेयर। इसको स्पेसिफिक टाइप का जो टेम्परेचर एंड रनिंग वाटर चाहिए, कोल्ड वाटर चाहिए, तभी ये ग्रो करेंगे, अदरवाइज दे वोंट। यहाँ पे जो है लोग, यहाँ पर बेसिकली दो टाइप की वैरायटीज जो है वो बहुत पॉपुलर है। एक है रेनबो ट्राउट और दूसरी है ब्राउन ट्राउट। फार्मिंग, इनकी जो फार्मिंग की कॉस्ट आती है वो 5 से 6 लाख रुपए आती है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट 50 से 60% सब्सिडी भी दे देती है। 50 to 60% सब्सिडी भी जो है वो यहाँ पर दे दी जाती है। जम्मू एंड कश्मीर फिशरीज डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड अ ट्राउट फीड मिल फ्रॉम हॉलैंड। तो ट्राउट फीड मिल जो है वो भी हॉलैंड की तरफ से यहाँ पर जो है हमने सेटल डाउन कर दिया है, ताकि हम ट्राउट्स को फीड करने के लिए जो चीज़ें हैं वो कम नहीं पड़े। तो द गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज ट्राइंग रियली हार्ड सो दैट इनकी जो संख्या है, ट्राउट्स की संख्या अच्छी खासी बढ़े, सो दैट वी कैन एक्सपोर्ट दीज टू दी यूरोपियन कंट्रीज। यहाँ पे जो ट्राउट्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। The shrinking high altitude lakes and fast disappearing water bodies। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो ट्राउट्स है इनको ग्रो करने के लिए भी हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दी एज यूजुअल क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स हैं इनकी और जो वाटर बॉडीज़ हैं वो श्रिंक करती जा रही हैं, एंड हाई ऑल्टीट्यूड जो लेक्स हैं, जो ऊंचे लेवल पे जो लेक्स हैं वो भी गायब होती जा रही हैं। उनकी वजह से ट्राउट्स को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि ये जो ट्राउट्स हैं वो इस टाइप की जो फिश हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करेंगी फास्ट फ्लोइंग एंड न्यूट्रिशियस स्ट्रीम्स में। न्यूट्रिशियस हेल्दी वाटर हो, गंदा पानी नहीं हो, ठीक है, तो फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम हो। क्योंकि आप देखिए जो पहाड़ी वाले इलाके हैं यहाँ से पानी तो बहुत स्पीड में आएगा ना, तो वो जो फास्ट फ्लोइंग जो स्ट्रीम होती है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिशियस स्ट्रीम रहेगी। वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओके, दो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि किसी तरीके से हम इनको जो है वो सेव कर सके और इनका जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज कर सके। गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफर कर रही है टू सेटअप रीसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम्स। एक्वाकल्चर जो है वो फिश की ग्रो करने को, इसी की जो फार्मिंग है फिश की, तो उसी को ही एक्वाकल्चर, तो रीसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जो है इसको एस्टैब्लिश करने की, और टेक्नोलॉजी दैट यूजेस ग्राउंड वाटर टू क्रिएट इन हाउस पॉन्ड्स फॉर द ट्राउट्स। तो ये एक इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि इन हाउस है, घर में ही जो है ट्राउट की फार्मिंग करने के लिए पॉन्ड्स आपको क्रिएट करके देंगी। तो इसको सब्सिडाइज फॉर्म में जो है इस टेक्नोलॉजी को लेकर के आने की बात हो रही है। अ लार्ज रास प्रोजेक्ट कैन प्रोड्यूस 10 टन्स ऑफ द ट्राउट एनुअली। रास टेक्नोलॉजी के द्वारा जो पॉन्ड बना होगा उसमें 10 टन्स जो है वो ट्राउट एनुअली साल में जो है वो इतना ग्रो ज़रूर हो जाएगा। सो दिस वाज रिलेटेड टू द ट्राउट फिश, ठीक है, ब्यूटीफुल फिशेस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टेलिंग टाइम विथ जियोलॉजी। ये एपोसिन अप्रोच जो है वो अभी हमने रिसेंटली देखा, सॉरी एंथ्रोपोसिन, नॉट एंथ्रोपोसिन अप्रोच जो है ये अभी रिसेंटली हमने देखा था, न्यूज़ में था, एंड दैट वाज रिलेटेड टू दिस थिंग कि क्या अभी एंथ्रोपोसिन यानी कि द काइंड ऑफ चेंजेस विच वी कैन सी ऑन द अर्थ में चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, राइट। सो दैट इज द एंथ्रोपोसिन। तो एंथ्रोपोसिन का नया कोई टाइम एक्चुअली स्टार्ट हुआ है कि नहीं वो डिबेटेबल है, उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर पॉइंट किया गया है। दो यहाँ पे पूरी टाइम जो जियोलॉजी की कब कब क्या इवेंट्स थे उसको लेकर के यहाँ पर बात कर रहा है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी अर्थ है वो लगभग इसकी बर्थडे के बारे में बोल रहे हैं कि 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है।
इतनी पुरानी है हमारी अर्थ। एंड जब हम अर्थ को स्टडी करने की बात करते हैं, अर्थ को स्टडी करने की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो व्हाट हैपन्स ओवर हियर, हम इसको अर्थ को, ये जो जियोलॉजी है अर्थ को पढ़ते हैं तो इसको डिफरेंट टाइम जोन में हम डिवाइड करते हैं, इयॉन्स, एरास, पीरियड्स एंड एपोथ्स में हम जो है वो डिवाइड करते हैं। और ये हर एक जो है वो किसी तरीके की कोई जियोलॉजिकल इवेंट जो है उनको यहाँ पर वो शो करती हैं। एंड अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ नोटेबल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ, कोई नई लाइफ जो है वो आई, कोई नई लाइफ जो है वो चली गई, उस चीज़ को जो है यहाँ पर ये बताती है। व्हाट एयॉन्स, एरास, पीरियड्स एंड दी एपोथ्स, ये डिफरेंट टाइम पीरियड को बताती है हमारे अर्थ के। एंड ये सारी की सारी जो है वो कैसे स्टार्ट हुई, विद द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। इट ऑल बिगैन विद द क्रिएशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड कंटिन्यूड विद द अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स। अर्थ क्रस्ट बना, ठीक है, उसके बाद जो है प्लांट्स आए, बर्ड्स आए, राइट, एनिमल्स आए, एंड ये जो हैं वो धीरे धीरे अलग अलग तरीके से इवॉल्व करते रहे, एवोल्यूशन इनका जो है वो होता रहा। ब्रॉडली अगर हम पढ़ें तो 4 टाइप के जियोलॉजिकल एराज होते हैं, ठीक है, 4 टाइप के जियोलॉजिकल एराज होते हैं। पहला आता है दिस प्री कैम्ब्रियन एरा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द प्री कैम्ब्रियन एरा, राइट। तो वाटर बॉडीज में जो हैं वो आपको दिख रहे हैं एनिमल्स, ठीक है। सो बिगैन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जो है ये स्टार्ट हुआ विद द फॉर्मेशन ऑफ आवर प्लैनेट एंड द इमर्जेंस ऑफ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स। तो इसमें हमारे प्लैनेट का भी फॉर्मेशन हुआ और उसके साथ साथ जो है वो पहली हमारी जो जीवन थी धरती पर उसकी उत्पत्ति हुई, उसकी इमर्जेंस हुआ। नेक्स्ट इज द पैलियोजोनिक एरिया। पैलियोजोनिक एरा ये जो है कब से कब तक दिखा रहा है, 541 टू लेकर 41 टू 252 मिलियन ईयर्स की तक की बात कर रहा है। एंड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ्स। यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स लाइफ्स की एवोल्यूशन हुई, वेयर यू कैन सी दी फॉर्मेशन न्यू लाइफ्स, जैसे कि फिश हुआ, प्लांट्स हुए, इंसेक्ट्स हुए या फिर एम्फीबियंस हुए, इनका जो है उत्पत्ति इस टाइम में होता है। नेक्स्ट इज दी मिसोजोइक एरा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, पैलियोजोइक एंड देन कम्स दी मिसोजोइक एरा। मिसोजोइक एरा जो है इसमें क्या होता है, ये 252 मिलियन ईयर्स से लेकर के 66 मिलियन ईयर्स तक जो है ये वाला एरा चला था। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन द डायनासोर were over here. So this was the age of dinosaurs. So dinosaurs का एज था, together with the first appearance of the birds and flowering plants towards the denouement. तो यहाँ पे आपको फ्लावरिंग जो प्लांट्स है वो आए, एंड ये जो थे डायनासोर्स वो भी इसी टाइम में आए। कौन से टाइम में थे, मेसोजोइक एरा, ठीक है। तो ये जो है देख सकते हैं मेसोजोइक एरा, ठीक है। तो जुरासिक एंड ऑल यू कैन सी। नेक्स्ट जो फाइनली द लास्ट वन, दैट वाज द सेनोजोइक एरा। सो लास्ट वाज द सेनोजोइक एरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेनोजोइक एरा, ओके, लास्ट वन इज द सेनोजोइक एरा। एंड ये 66 मिलियन ईयर्स से लेकर के जो है इट कंटिन्यूज टिल डेट, 66 मिलियन ईयर्स से लेकर के अभी तक। एंड दिस इज एक्चुअली distinguished by the rise of modern animals, mammals, the modern ones, us, ठीक है। तो ये लोग, तो ये जो अभी ये हम 4 पार्ट्स में जो है इनको डिवाइड करके रखे हुए हैं, ठीक है। इनको जो है हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं जियोलॉजिकल एरास को, दिस प्री कैम्ब्रियन एरा, दिस पेलियोजोइक एरा, देन कम्स द मेसोजोइक एरा एंड देन लास्ट कम्स द सिनोजोइक एरा। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट जो है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि क्या अभी नया जियोलॉजिकल टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया है, जिसको एंथ्रोपोसीन लोग कह रहे हैं, okay, and is it actually it is marked by the oft devastating effects of human presence on the earth। तो एंथ्रोपोसीन जो है वो क्या हमको एकदम डेडली इम्पैक्ट, एक तरीके से जो कहें डेडली इवेंट की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। एंड ये डेडली इवेंट किन की वजह से हो रहा है, अपने अपने कॉलर्स एकदम अप कर लीजिए,
वाई? बिकॉज ऑफ अस ओनली, ह्यूमंस की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट कम्स दी टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट। ये जो ईडी वाला है, मैंने आपको कहा कि इसको हम नेक्स्ट वाले में कवर कर देंगे क्योंकि दिस इज रियली वेरी डिटेल्ड वन। आता है हमारा दूसरा जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट वन है, दैट इज विल जॉनरिक सप्लाई ऑफ दिस बीटाक्विलीन बी एक्सेसिबल? क्या ये एक्सेसिबल होगा? इज ट्यूबरक्लोसिस स्टिल अ ग्लोबल हेल्थ थ्रेट? क्या टीबी अभी भी जो है वो ग्लोबल थ्रेट है? तो ये जो है दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू टीबी ओनली। ओके, सो इसी वजह से नीचे जो है यहाँ पर आपको टीबी देखने के लिए मिल रहा है। ये जो पूरे आर्टिकल में बेसिकली जो बात करी गई है दैट इज रिलेटेड टू दिस ड्रग एंड टीबी। ओके, एंड स्पेसिफिकली दिस ड्रग अलॉन्ग विद दी जॉनसन एंड जॉनसन का पेटेंट से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रहा है, बिकॉज दे हैव पेटेंटेड दिस थिंग एंड ये जो है इसकी पेटेंट 18 जुलाई को फिनिश, एंड उसके बाद इन्होंने फिर से अपने पेटेंट को एक्सटेंड कराने के लिए गुजारिश करी थी। तो क्या हुआ क्या नहीं, वही चीज़ जो है वो इस आर्टिकल में है। एंड दिस इज क्वाइट क्रूशियल फॉर दिस मेडिसिन इज क्वाइट क्रूशियल फॉर दी टीबी पेशेंट्स। ठीक है, तो क्या इसको पेटेंट कराना एक्चुअली में सही बात है? इसको फिर से जस्ट फॉर द प्रॉफिट पर्पस एंड ऑल, तो एथिकल डिलेमा यहाँ पर भी आता है। क्या तो यहाँ पर कह रहा है द पेटेंट ऑन दिस बीटाक्विलीन, अ वाइटल ड्रग, दिस इज नॉट जस्ट अ ड्रग, इट इज अ वाइटल ड्रग यूज टू ट्रीट ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज द DRTB। एंड ये जो है जॉनसन एंड जॉनसन का पेटेंटेड था, जो कि एक्सपायर्ड हो गया कब? जुलाई 18 को। एंड इसके बाद एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रही है, और वो डेवलपमेंट ये है कि इन्होंने फिर से अप्लाई किया इसको पेटेंट दोबारा कराने के लिए। तो जॉनसन एंड जॉनसन की स्ट्रैटेजी क्या है एंड यहाँ पर पब्लिक आउटरीच क्या देखने के लिए हमको मिल रही है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर। जॉनसन एंड जॉनसन ने जो है सेकेंडरी पेटेंट्स के लिए फाइल कर दिया है, किस चीज़ को लेकर के? बीटाक्विलीन को, और कब तक? 2027 तक के लिए इन 66 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। जो भी 66 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज आती हैं वहाँ पर इन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है 2027 तक एक्सटेंड करने के लिए। एंड यहाँ पर इंक्लूड करता है द हाई बर्डन ऑफ टीबी, MD, RTB एंड TB HIV, सभी टीबी से रिलेटेड है। यहाँ पर जो ये जॉनसन एंड जॉनसन जिस तरीके से अपनी एफर्ट लगा रहा है पेटेंट को एक्सटेंड कराने के लिए, उस वजह से पब्लिक आउटरेज हो रहा है कि भाई एक्सपायर हो गया, आपने पहले पेटेंट कराया था, आप ये एक्सपायर हो गया, उसके बाद आप फिर से चाहते हो कि पेटेंट हो जाए ऑन द एंड ये जो चीज़ें आप चार्ज कर रहे हो पेशेंट के ऊपर, आप अपनी प्रॉफिट्स देखने के लिए। सो दिस इज रियली रॉन्ग, जिसके ऊपर पब्लिक आउटरीच जो है वो हो रहा है। अ डील बिटवीन जॉनसन एंड जॉनसन एंड द ग्लोबल ड्रग फैसिलिटी, दैट इज द GDF, ये दिस कुड एक्चुअली एनहांस द एक्सेस एंड विद द कंपटीशन फ्रॉम इंडिया बीटाक्विलीन प्राइसेस में सिग्निफिकेंटली डिक्रीज बेनिफिटिंग द पेशेंट्स। तो यहाँ पर ये पॉइंट कह रहा है कि ये जो जॉनसन एंड जॉनसन है एंड GDF, दैट इज द ग्लोबल ड्रग फैसिलिटी, इन लोगों को ना लग रहा है कि अब जो पेटेंट चली जाएगी तो इनको कंपटीशन मिलेगा, स्पेशली इंडिया से। इंडिया का क्या सीन रहता है? सस्ता एंड टिकाऊ वाला सामान। तो वही चीज़ जो है इनको लग रहा है कि भाई अगर पेटेंट चला गया तो ये यहाँ पे मार्केट में जो है वो तहलका मच जाएगा। सो वी डोंट वॉन्ट दैट, सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज ओनली they just are afraid to let it go, they don't want to let it go. Threats of TB, अभी हमने ऊपर ही देखा था कि क्या टीबी जो है वो अभी भी डेडलीस्ट डिजीज़ है, डेडलीस्ट चीज़ है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो येस, ये जो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो डेडलीस्ट डिजीज़ कभी टाइम में हुआ करता था। इट वाज द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ बिफोर कोविड-19। तो अगर कोविड-19 को हटा दे तो यही रह गया है ना। विथ नियरली 500,000 पीपल डेवलपिंग ड्रग रेजिस्टेंट TB एंड 10.4 मिलियन डेवलपिंग ड्रग सेंसिटिव TB एनुअली। तो यहाँ पे जो है
ये जो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे टीबी से रिलेटेड है, दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये पूरे में ही एक्चुअली जो दिया हुआ है, पहला तो कह रहा है टीबी जो है वो कोविड-19 से ज़्यादा डेडलीस्ट पहले था, कोविड-19 के आने से पहले तक था। तो कोविड-19 को हटा दे तो वही बच गया, ठीक है, वही बच गया। जिसमें कह रहा है कि जो ये टीबी पेशेंट्स हैं, जब ये लेते हैं जो भी ड्रग्स लेते हैं, टैबलेट्स जो भी हुआ, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट, ये जो टीबी है ये ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है, जैसे कि कोरोना ड्रग रेजिस्टेंट हो जा रहा था। एंड हमको जो है अपना जो प्लानिंग है एक तरीके से सॉर्ट करना पड़ रहा था, चेंज। तो वही यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट जो लोग हैं वो डेवलप कर ले रहे थे। एंड 10.4 मिलियन जो हैं वो ड्रग सेंसिटिव हो जा रहे थे, जिसमें से एक केस ये भी बताया जा रहा था कि कुछ लोग जो हैं जिनके ऊपर कुछ मेडिसिन जो उन्होंने खाए थे उसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे लॉस्ट देयर हियरिंग कैपेबिलिटी, उनकी जो सुनने की क्षमता थी वो खो गई थी। इस आर्टिकल में चीज़ दी हुई है, राइट। तो वो इस टाइप की जो चीज़ें हो रही हैं विच इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग देम इन अ वे और टू, मतलब अलग अलग तरीके से जो है इनको इम्पैक्ट कर रहा है, वो चीज यहाँ पर देख रही है, ठीक है। तो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज लेटेंट टीबी, 1/3 जो है उनको लेटेंट टीबी है, जिसकी वजह से इट मेकिंग अ पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। तो ये इसमें एक पोटेंशियलिटी, इसमें एक पोटेंशियल है कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर किसी ना किसी टाइम में उभर के सामने आएगा, स्पेशली जब इंडिया की बात आती है तो। एंड हाईएस्ट, जहाँ पर कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स है, कितने 2.8 मिलियन, 2.8 मिलियन है यहाँ पर, जिसमें कि एक सिग्निफिकेंट DRTB जो है वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है विच एक्चुअली पोज कंटिन्यूअस पब्लिक हेल्थ थ्रेट ग्लोबली। तो पब्लिक हेल्थ थ्रेट जो है वो ग्लोबली क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्प्रेड करेगा यहाँ पे, है ना, तो द अदर पीपल विल ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस थिंग। डेवलपमेंट एंड ओनरशिप ऑफ द बेडाक्विलिन, अब जो ये जॉनसन एंड जॉनसन की सब्सिडियरी है जॉनसन फार्मास्यूटिकल, इन्होंने जो है डेवलप किया था बेडाक्विलिन। एंड ये कब डेवलप किया था? 2002 में, दो फेजेस में, फेज 1 एंड फेज 2 में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे। एंड दिस वाज डन बाय द पब्लिक एंड फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक है, जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ एंड टीबी अलायंस, ये सभी लोग मिलकर जो है इसको डेवलप करे थे। रिसेंटली WHO ने रेकमेंड किया बेडाक्विलिन एज अ कोर ड्रग फॉर द टीबी ट्रीटमेंट, DRTB ट्रीटमेंट इन बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑफ द एविडेंस प्रोड्यूस थ्रू द कलेक्टिव एफर्ट्स। तो इन्होंने ये जो WHO ने इसको रेकमेंड किया, काफ़ी टाइम आपने देखा होगा ना, अभी रिसेंटली जो कफ सिरप्स थे इंडिया के, वो WHO बोल रही थी कि डोंट बाय दिस, ठीक है, उनको इग्नोर करने के लिए कह रहे थे इंडिया के जो डेवलप थे, बिकॉज उसके वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ सामने आ रही थी कि हुई थी इस वजह से। सो यू कैन सी दैट WHO अगर खुद रेकमेंड कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट कुछ अच्छा होगा डेफिनेटली, इसी वजह से वो रेकमेंड कर रहा है। तो इसके रिकमेंडेशन की वजह से, और रिकमेंडेशन क्या, कौन सी चीज़ के बेसिस पे किया, तो इनके जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे एंड जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके द्वारा जो भी एविडेंस प्रोड्यूस किए गए थे उसके बेसिस पे। इसके अलावा, इसके बावजूद भी कि भाई इसका बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है, पब्लिक एंड जो यहाँ पर फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने इन्वेस्ट किया था टू ऑब्वियसली कम अप विद दिस थिंग, बट स्टिल जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो अग्रेसिवली इस चीज़ के ऊपर सोल ओनरशिप चाहता है, दैट वी आर द वन हु प्रोड्यूस्ड दिस थिंग, वी आर द वन हु वांट पेटेंट फॉर दिस। तो दे आर जस्ट लुकिंग आफ्टर द प्रॉफिट्स कि भाई हमने क्या, पहले तो लोगों की इन्होंने मदद ली इन ऑर्डर टू डेवलप दिस थिंग, एंड अब जो है इस चीज़ से ये लोग बैकआउट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी बैड ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो ह्यूमैनिटी की बेसिस पे अगर हम कहें यहाँ पे, तो DRTB ड्रग्स की जो प्राइजेज है, जैसे कि दिस
लाइनजोलिड, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुई हैं विद द जॉनरिक कंपटीशन आफ्टर फाइजर्स पेटेंट एक्सपायर्ड इन 2015, प्रॉम्प्टिंग नेशनल टीबी प्रोग्राम्स टू अवेट जॉनरिक बेडाक्विलिन सप्लाई फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स टू लोअर कॉस्ट्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया में अगर हम इनके जो DRTB के ड्रग्स की बात करें लाइक लाइनजोलिड, तो इसकी जो प्राइस जो है सिग्निफिकेंटली काफ़ी कम भी हो गई है। 2015 में फाइजर का जो पेटेंट था वो एक्सपायर हो गया, क्यों इंडिया में उसको डेवलप किया गया। फिर यहाँ पे अगेन जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी सेम चीज़ हो जाएगा। अगर ये जो बेडाक्विलिन है इसकी सप्लाई को भी इंडिया करने लगती है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहेगा, तो फाइनली जो प्राइस है उसका भी वो भी जो है वो कम ही रहेगा। पेशेंट ग्रुप, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि एक पेशेंट ग्रुप है, कुछ लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर सामने रखा कि भाई हमने जो है अपना 2 TB सर्वाइवर्स चैलेंज JNG's सेकेंडरी पेटेंट, इन्होंने जो है जॉनसन एंड जॉनसन का जो सेकेंडरी पेटेंट है उसको चैलेंज किया थ्रू प्री ग्रांट ऑपोजिशन इन इंडिया, लीडिंग टू इंडियन पेटेंट ऑफिस रिजेक्टिंग द एक्सटेंशन। तो यहाँ पर J&J जॉनसन एंड जॉनसन ने इंडिया में जो अप्लाई किया था, लो एंड मिडिल इनकम कहा था ना, तो इंडिया आ गया इसमें। तो इंडिया ने जो है जॉनसन एंड जॉनसन का ये जो चाल था इसके ऊपर पानी फेर दिया, इन्होंने जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। एंड इसकी वजह से जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं दे कैन नाउ सप्लाई अफोर्डेबल जॉनरिक वर्जन्स ऑफ द बेडाक्विलिन, क्योंकि उसके जो भी कॉम्पोजिशंस हैं उसको ये यूज़ करेंगे। इंडिया के फार्मास्यूटिकल यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उस चीज़ को यूज़ करेंगे एंड दे विल बी कमिंग अप विद द सस्ता वर्जन ऑफ द बेडाक्विलिन, एंड जो कि फाइनली किसके लिए फायदेमंद रहेगा, दैट विल बी ऑफ द टीबी पेशेंट्स के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कंक्लूजन के तौर पे अगर हम देखें तो इसका जो पेटेंट है, जॉनसन एंड जॉनसन का पेटेंट है, इसका एक्सपायर होने की वजह से वी शुड टेक इट एज अ पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि जो चीज़ बहुत कॉस्टली, क्योंकि पेटेंट है इसका मतलब बहुत लिमिटेड स्टॉक रहेंगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा रहेगी। अब पेटेंट नहीं रहेगा तो लिमिटेड स्टॉक भी नहीं रहेगी, तो प्राइस भी उतना ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ ओवर हियर। नेक्स्ट आता है एडिटोरियल, डिलेमास ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशंस। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है यहाँ पर कि इंडिया जो है ग्रेट पावर बनना चाह रहा है एंड इट इज़ ऑन द वे कि भाई हम जो है आगे की तरफ बढ़े, ग्रेट पावर बने, उस चीज़ को लेकर के। सो द डिबेट सराउंडिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल पावर रिवॉल्व्स अराउंड द 2 पर्सपेक्टिव। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 2 पर्सपेक्टिव के ऊपर इंडिया का जो ये ग्लोबल पावर बनने का जो सपना है उसके पीछे 2 पर्सपेक्टिव यहाँ पर सामने आते हैं कि इट रिवॉल्व्स अराउंड 2 थिंग्स। एंड यहाँ पे क्या चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया तो ठीक है ग्रोइंग पावर बनना चाह रहा है ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, वो बने, वाइल द अदर बिलीव्स, पहले तो चाहते हैं कि हम जो है इंटरनेशनल स्टेज पे ग्लोबल पावर्स जो है वो बन जाए। दूसरे लोग कुछ ऐसा कह रहे थे कि भाई पहले जो है घर में जो इतने सारे मिलियंस ऑफ सिटीजन्स हैं हु आर सफरिंग, हु आर अंडर दिस पॉवर्टी थिंग, एंड हमको अपना जो गवर्नेंस लेवल है डोमेस्टिक लेवल पे उसको तो पहले आप बेटर करो, यानी कि घर में जो गरीबी है पहले उससे तो उबारो लोगों को, एंड घर में जो गवर्नेंस का इशू हो रखा है उससे तो पहले बाहर निकलो, तभी तो जाकर के आप क्या करोगे, ग्रो करोगे, फर्दर आगे जो है आप बढ़ोगे, राइट। तो ये चीज़ पहले घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पावर बनने की आप सोचिएगा। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है देखिए, India's global power will shape not only the world's future but also the destiny of 1.4 billion citizens, the people of India, we the people of India। तो ये अगर इंडिया ग्लोबल पावर बनता है then definitely it is going to impact the people, इंडियन पीपल जो है इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट इसका पड़ेगा ही पड़ेगा। इंडिया की जर्नी की बात कर रहा है यहाँ पे कि इंडिया जर्नी एज अ ग्लोबल पावर, क्या सीन है भाई इंडिया की जर्नी का अगर बात करें तो 1991 में अगर बात करें तो हम फिनेंशियली ब्रोकन थे, ठीक है,
तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम वी वर वेरी वीक, पुअर एंड बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो हमको फेस करने पड़े थे, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर टेंशंस विद दैट ऑफ द पाकिस्तान, एंड हमारे जो रिलेशंस थे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, और ऑफ द सोवियत यूनियन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स कर गया, तो यहाँ पे रशिया जो है वो बना, हम सोवियत यूनियन हमको सपोर्ट करता था, हम उनको सपोर्ट करते थे, यहाँ पे यूएस जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके साथ रिलेशन हमारे अच्छे नहीं थे, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, तो उसकी वजह से भी दिस यूनाइटेड स्टेट्स वाज नॉट रियली वेरी हैप्पी। हम 1991 में जो है एलपीजी है ना, तो यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन का हमने काम शुरू किया था, एंड हमारा जो डीवैल्यूएशन हो गया था ये रुपये का, ये सारी चीज़ें हुई थी, तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हमारे इधर जो है वो हुए थे। लेकिन उसके बाद हम एक वी हैव वर्कड अ रियली वेरी लॉन्ग रोड, हम बहुत आगे तक अभी आ चुके हैं हम, ठीक है। तो नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2023 अगर हम आते हैं, इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट करी है, सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस्ड, बोस्टिंग अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ $600 बिलियन। फॉरेन रिजर्व हमारा $600 बिलियन पे पहुंच गया है। हमारी मिलिट्री जो है वो बहुत स्ट्रांग है, एंड हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी हो गई है, थैंक्स टू द लीडर्स, थैंक्स टू एस जयशंकर, राइट। एंड सुषमा स्वराज वो भी बहुत अच्छी ही हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी। कंट्री की जो जीडीपी है वो लगभग $4 ट्रिलियन जो है वो वहां तक पहुंच चुकी है, एंड इसको वन ऑफ द पावर्स इंटरनेशनल लेवल पे जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पावर्स के तौर पे जो है, पावरफुल नेशन के तौर पे इंडिया को जो है वो देखा जा रहा है। ना यहाँ पे डिलेमा की जो बात है, वो डिलेमा का क्या सीन यहाँ पे है, डिलेमा भाई, व्हाट इज द डिलेमा ओवर हियर, let's check that out. So while India's economic growth and military strength have grown, इंडिया की जो economic and military growth जो है वो तो अच्छी खासी हो चुकी है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा की अगर हम बात करें तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। बहुत सारी कंट्रीज से, हम कुछ कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे जीडीपी जो हमारी है पर कैपिटा वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि जीडीपी और मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है ये जीडीपी को और मिलिट्री स्ट्रेंथ को दोनों को ही आप कोरिलेट नहीं कर सकते हो। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट कि अगर मिलिट्री स्ट्रांग है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो सिटीजन है वो भी बहुत ही अच्छे लेवल पे होगी। लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का ऐसा सीन है कि मिलिट्री, न्यूक्लियर पावर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलिट्री बहुत ही डेवलप्ड है, लेकिन सिटीजन्स की वहीं पर अगर आप बात करें तो दे आर इन रियली वेरी पैथेटिक सिचुएशन। सो वो चीज़ को आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। हालांकि इंडिया में वैसा भी सिचुएशन नहीं है, बट स्टिल इंडिया फेसेस इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड गवर्नेंस चैलेंजेस which includes ease of doing business under regional caste, ethnic and religious divisions। बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो हमारे खुद के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि मणिपुर का केस ले लीजिए, ट्राइबल द कुकी ट्राइब्स एंड ओवर हियर द मीती, दीज पीपल आर फाइटिंग, राइट। तो यहाँ पे डाइवर्जन्स की वजह से, जो डाइवर्जन इन द सेंस की डाइवर्सिटी आई वांट टू से, तो डाइवर्सिटी की वजह से भी बहुत सारे जो गवर्नेंस चैलेंजेस इंडिया में है, बहुत डाइवर्सिटी की वजह से। देखो, डाइवर्सिटी इज गुड ऑल्सो, ओके, बट स्टिल वी फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, इन सभी चीज की वजह से, विद डाइवर्ट पॉलिटिकल अटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स। पॉवर्टी रिडक्शन, इंप्रूविंग वेलबींग ऑफ द क्रूशियल आर द क्रूशियल प्रायोरिटीज ओवर हियर। ये चीज़ें जो हैं हमको करने की ज़रूरत है, अपार्ट फ्रॉम दैट फोकसिंग ऑन द फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़। ये सब चीज़ तो करे ही करे, लेकिन हमको इन सारे पॉइंट्स के ऊपर भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज इंडियाज रोल इन दी ग्लोबल ऑर्डर। इंडिया का क्या रोल है भैया ग्लोबल ऑर्डर के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया ऑब्वियसली बात है एक राइजिंग स्टार के तौर पे जो है वो ऊपर की तरफ उभर रहा है। सो इंडिया इज नाउ लाइक अ स्टार इन द स्काई, ठीक है। ये इन द स्काई ही नहीं, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में एक सितारे की जैसे चमक रहा है, एक बड़ा सा सितारा है उसके जैसे इंडिया जो है वो चमक रहा है। नेसेसिटेट्स एंगेजमेंट इन शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर, वी आर
जैसे कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जब वॉर स्टार्ट हुआ तो उसमें इंडिया को ज़बरदस्ती लेकर के आ जाएगा, तो इंडिया इज़ द वन हु कुड स्टॉप इट, प्लीज़ इंडिया कम। इस तरीके से जो सिचुएशन, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस टाइप का जो है हमारा इम्पैक्ट है ग्लोबल ऑर्डर पे, इम्पैक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट एज वेल। हमारी कंट्री की अच्छी खासी कैपेबिलिटी है दैट हम जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको भी हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कंसीडर इट्स डोमेस्टिक कंटेक्स्ट एंड ग्लोबल मैनेजमेंट शुड बी अलाइंड विद द वेलबींग ऑफ दिट्स पीपल। तो जो भी हम डिसीजन ले वो भली हमारा जो मतलब हम जो सिटीजन्स हैं हम लोगों के फेवर में देख करके कोई भी काम हो, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। दिस इज़ द रीज़न कि रशिया से इंडिया ने जो है वो ऑयल परचेज करना फिनिश नहीं किया, उसको जो है स्टॉप नहीं किया, बिकॉज दैट वॉज इन आवर फेवर। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड अ पैसिव रूल टेकर, इट मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट। हम जो है अपनी पॉवर्टी पहले कम करेंगे, उसी के बाद जो है आगे कुछ स्टेप लेंगे, तो हम इस तरीके से अप्रोच नहीं ले सकते। इधर भी काम करते रहो और उसके अलावा जो है हमको एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते रहना होगा आगे की तरफ भी, राइट। लाइक दैट ऑफ द डेट रिस्ट्रक्चरिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल ट्रेड, नॉन proliferation to the safeguard its interests and all. So all these things are supposed to be done side by side. It's not like कि भाई एक काम हम बाद में करेंगे उसके बाद जो है हम बाकी काम करेंगे. So when it comes to the India being a global power, तो यहाँ पे हमको केयरफुली बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, एंड बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है इन द सेंस कौन से वाली चीज़ में, तो वो ये है कि हमको अपने घर के मामले भी सुलझा करके रखने हैं एंड बाहर की जो चीज़ें हैं उसको भी सुलझा करके रखनी है, राइट। तो घर का भी चीज़ एंड बाहर का चीज़, तो दोनों को ही हमको बैलेंस्ड तरीके से लेकर के चलना है कि बाहर आगे बढ़ने यानी इंटरनेशनल लेवल पे आगे निकलने के चक्कर में हम अंदर की जो चीज़ें हैं वो संभालना ना भूलें, और अंदर की चीज़ें संभालने के चक्कर में जो है हम बाहर की चीज़ें जो है यानी इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज जो बनाना है, अपनी जो पकड़ बनानी है, उसमें हम पीछे ना रह जाएं। ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू रियली लाइक्ड टुडेज सेशन। आज के सेशन में बहुत सारे पॉइंट्स थे। एक जो है वो हम कल पक्का करेंगे, क्यों उसको मैंने जानबूझ के छोड़ा क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।